फ्रेंड्स, जब भी बात होती है पैटर्नल प्रॉपर्टी की तो हम बातें करते हैं बंटवारे की, अपने शेयर की, अपने को शेयरर के शेयर की, गिफ्ट डीड की, पार्टीशन सूट की, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर पैटर्नल प्रॉपर्टी में अपने हिस्से को कोई व्यक्ति त्यागना चाहे इन फेवर ऑफ अदर को शेयरर इन दैट प्रॉपर्टी, तो इसका सबसे आसान और कानूनी तरीका क्या है और यह तरीका कितना ज़रूरी है जो व्यक्ति अपने हिस्से को त्याग रहा है उसके लिए भी और जिसके फेवर में इसे त्यागा जा रहा है उसके लिए भी। और क्या हिस्सा त्यागने वाले व्यक्ति को अपने शेयर का त्याग अन्य सारे को शेयरर के पक्ष में करना पड़ेगा अगर एक से ज़्यादा को शेयरर हैं उस प्रॉपर्टी के, या फिर अगर वह चाहे तो किसी एक को शेयरर के पक्ष में भी अपने शेयर को त्याग सकता है। और क्या हिस्सा त्यागने वाला अगर चाहे तो अपने हिस्से का त्याग किसी बाहरी व्यक्ति के लिए भी कर सकता है। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get all the latest notifications of my videos। फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति अगर पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से को त्यागना चाहे इन फेवर ऑफ अदर को शेयरर्स, तो इसका सबसे आसान और कानूनी तरीका है रेलिंक्विशमेंट डीड। जी हाँ, रेलिंक्विशमेंट डीड एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से को त्याग सकता है इन फेवर ऑफ अदर को शेयरर्स। रेलिंक्विशमेंट डीड, जिसे हक त्याग पत्र या हक त्याग विलेख के नाम से भी जाना जाता है, यह सबसे सशक्त माध्यम है अगर आप पैतृक संपत्ति में अपने हिस्सेदारी को त्याग करना चाहते हैं इन फेवर ऑफ अदर को शेयरर्स। रेलिंक्विशमेंट डीड बनवाने के लिए आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर एक ड्राफ्ट बनवाना होता है। ड्राफ्ट में यह लिखा होता है कि ड्राफ्ट बनवाने वाला यानी कि जिसे हम एग्जीक्यूटर कहते हैं, वह अपने पैतृक संपत्ति में मिले हिस्से को त्याग कर रहा है इन फेवर ऑफ अदर को शेयरर, जिसे बेनिफिशियरी कहा जाता है। ड्राफ्ट में जिस संपत्ति का त्याग किया जा रहा है उसका भी ब्यौरा देना होता है। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद जिस संपत्ति का त्याग किया जा रहा है वह संपत्ति जहां पर स्थित है वहां के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इसे प्रेजेंट करना होता है और इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रेलिंक्विशमेंट डीड का रजिस्ट्रेशन जो है वह मस्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। रजिस्ट्रेशन डीड प्रेजेंट करने के बाद अगर सब रजिस्ट्रार को सभी चीज़ें ठीक लगती हैं तो वह आपको रेलिंक्विशमेंट डीड को रजिस्टर करने का परमिशन देते हैं। रजिस्ट्रेशन कराते समय वहाँ पर एग्जीक्यूटर यानी कि जो भी व्यक्ति वह संपत्ति त्याग रहा है उसका प्रेजेंट होना जरूरी है। इसके अलावा बेनिफिशियरी यानी कि जिसके पक्ष में यह संपत्ति का त्याग किया जा रहा है उसका भी प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर बेनिफिशियरी एक है तो एक प्रेजेंट रहेंगे और अगर बेनिफिशियरी जो है वह एक से ज़्यादा हैं तो सभी का उस रजिस्ट्रेशन के समय मौजूद होना जरूरी है। इसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट विटनेस भी होने चाहिए। एग्जीक्यूटर, बेनिफिशियरी और विटनेसेस के पास अपने अपने आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1 सप्ताह के अंदर रेलिंक्विशमेंट डीड तैयार हो जाता है एंड देन यू कैन कलेक्ट योर रेलिंक्विशमेंट डीड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार। अब रिलिंक्विशमेंट डीड्स के संबंध में कुछ जरूरी चीज़ें हैं जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तहत इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ए और बी 2 सिबलिंग्स हैं और दोनों के पास कुछ पैटर्नल प्रॉपर्टी हैं। ए को उस पैटर्नल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है तो वह एक रिलिंक्विशमेंट डीड बनवाएगा जिसके तहत वह पैतृक संपत्ति में मिले अपने हिस्से को बी के फेवर में त्याग देगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए कि 4 सिबलिंग हैं, ए बी सी डी। चारों को पैतृक संपत्ति मिली है और ए जो है उसे उस पैतृक संपत्ति में किसी कारण से इंटरेस्ट नहीं है, वह उसका त्याग करना चाहता है तो वह रिलिंक्विशमेंट डीड तैयार करवाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी व्यक्ति अपने हिस्से का त्याग करना चाहता है उसे अपने हिस्से का त्याग
अपने सारे को शेयरर के पक्ष में करना होगा। यानी कि अगर ए अपनी संपत्ति का त्याग करना चाहता है तो उसे अपनी संपत्ति का त्याग जो है अदर को शेयरर यानी कि बी, सी और डी सभी के पक्ष में करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वह किसी एक व्यक्ति के पक्ष में अपने हिस्सेदारी का त्याग करेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर ए को लगता है कि वह अपने हिस्सेदारी का त्याग किसी एक हिस्सेदार के पक्ष में ही करना चाहता है। मान के चलते हैं कि अगर ए को लगता है कि उसका जो हिस्सा है वह सिर्फ डी को मिलना चाहिए, बी या सी को नहीं मिलना चाहिए, तो इस परिस्थिति में ए को जो है वह गिफ्ट डीड बनवाना पड़ेगा और गिफ्ट डीड के तहत अपने हिस्से को डी को देना पड़ेगा, न कि वह रिलिंक्विशमेंट डीड बनवाकर और अपना हिस्सा जो है वह सिर्फ डी के पक्ष में छोड़ेगा। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लें कि अगर रिलिंक्विशमेंट डीड बनवाना है और अपने हिस्से का त्याग करना है तो हिस्से का त्याग करने वाला व्यक्ति जो है वह अपने हिस्से का त्याग अनको शेयरर के पक्ष में करेगा, चाहे वो एक हो या अनेक हो। किसी एक शेयरर के पक्ष में अगर उसे अपनी संपत्ति को देना है तो इन दैट कंडीशन उसे गिफ्ट डीड बनवाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिलिंक्विशमेंट डीड के तहत वह व्यक्ति जो है वह अपने हक का त्याग कर रहा है जो कि उसे पैटर्नल प्रॉपर्टी में हिस्से के रूप में मिला है, न कि वह अपने राइट को ट्रांसफर कर रहा है। उसे सिर्फ अपने हक को त्याग करना है, इसलिए जब रिलिंक्विशमेंट डीड बनवाएगा अपने हक का त्याग करेगा तो सभी के पक्ष में करेगा, या फिर अगर किसी एक हिस्सेदार को उसे अपना हिस्सा देना है तो इन दैट कंडीशन उसे गिफ्ट डीड बनवाना पड़ेगा। अब गिफ्ट डीड और रिलिंक्विशमेंट डीड में अंतर क्या है, बेसिकली आप इस बात को समझ लीजिए। रिलिंक्विशमेंट डीड जो है वो बहुत ही कम खर्चे में बन जाता है, लेकिन गिफ्ट डीड जो है उसमें एक भारी भरकम स्टैंप ड्यूटी चुकाना होता है, इसलिए गिफ्ट डीड जो है वह एक कॉस्टली अफेयर है। लेकिन इसका और कोई उपाय नहीं है। अगर आपको अपना हिस्सा किसी एक को शेयरर के पक्ष में करना है तो आपको गिफ्ट डीड ही करना पड़ेगा, और अगर सभी को शेयरर के पक्ष में आप अपना हिस्सा त्याग रहे हैं तब इन दैट कंडीशन आप रिलिंक्विशमेंट डीड आराम से बनवा सकते हैं। अब इसमें एक कंडीशन और लेते हैं कि ए जो है वह अपने पैटर्नल प्रॉपर्टी में मिले हिस्से का त्याग जो है वह किसी भी सिबलिंग के पक्ष में नहीं करना चाहता है, बल्कि वह इसका त्याग जेड के पक्ष में करना चाहता है जो कि एक बाहरी व्यक्ति है। कानूनन इसकी इजाज़त ए को नहीं मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी व्यक्ति पैटर्नल प्रॉपर्टी में अपने मिले हिस्से को त्याग करना चाहता है ही कैन रिलिंक्विश इट इन फेवर ऑफ अदर को शेयरर्स। वह उस प्रॉपर्टी का त्याग सिर्फ अदर को शेयरर्स के पक्ष में ही कर सकता है, न कि किसी बाहरी व्यक्ति के पक्ष में। अगर उसे अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को देना होगा तो इस परिस्थिति में उसे गिफ्ट डीड के द्वारा अपने हिस्से को उस बाहरी व्यक्ति को देना पड़ेगा। रिलिंक्विशमेंट डीड के रजिस्ट्रेशन के संबंध में मैंने पहले भी बता दिया है कि रिलिंक्विशमेंट डीड का रजिस्ट्रेशन जो है वह मस्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अगर रिलिंक्विशमेंट डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है और सादे पन्नों पर तैयार किया गया है या फिर सिर्फ सिंपल एफिडेविट करवा लिया गया है तो कानून के नज़र में इस तरह के रिलिंक्विशमेंट एफिडेविट का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो रिलिंक्विशमेंट डीड के संबंध में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिलिंक्विशमेंट डीड बनवाने वाला यानी कि जो अपने हिस्से का त्याग कर रहा है वह जो अदर को शेयरर हैं उनसे कोई कंसिडरेशन ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। कानून में इसके ऊपर कोई रोक नहीं है, यानी कि वह व्यक्ति चाहे तो अपने संपत्ति का त्याग करते समय कुछ पैसा या कुछ सर्टेन अमाउंट अपने को शेयरर से उस त्याग के बदले ले भी सकता है या नहीं भी ले सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप रिलिंक्विशमेंट डीड बनवा रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन तो इस पे कोई भारी भरकम खर्च नहीं आता है रिलिंक्विशमेंट डीड बनवाने पर। लेकिन जब आप रिलिंक्विशमेंट डीड बनवाते समय कुछ कंसिडरेशन लेते हैं तो फिर इस पर आपको एक भारी भरकम स्टैंप ड्यूटी चुकानी पड़ सकती है एंड देन इट विल बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर। तो मेरा इसमें सजेशन यह है कि अगर आप लोगों के बीच में सेटलमेंट है तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप रिलिंक्विशमेंट डीड बनवा रहे हैं तो कंसिडरेशन की जो भी बात है, लेन देन की जो भी बात है अगर है तो उसे आपस में ही आप लोग निपटा लें।
उस कंसिडरेशन अमाउंट को ड्राफ्ट में न लाएं, क्योंकि जैसे ये बात ड्राफ्ट पर आ जाएगी, ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी, देन यू हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी एंड देन इट्स रियली गोइंग टू बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर फॉर यू ऑल। तो अच्छा यही हो कि जो भी कंसिडरेशन अमाउंट है वो आपस में लेन देन कर लें, और फिर जब आप उसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं तो ड्राफ्ट में सिंपली आप अपने जो हिस्सा है उसके त्याग का उल्लेख करें इन फेवर ऑफ अदर कोसियरर्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिलिंक्विशमेंट डीड बनवाने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ लेना चाहिए, बिकॉज रिलिंक्विशमेंट डीड कैन नॉट बी रिवोक्ड। अकॉर्डिंग टू द लॉ रिलिंक्विशमेंट डीड जो है आप उसे रिवोक नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी रिवोक्ड ओनली इन वन कंडीशन। फ्यूचर में कभी आप अपना निर्णय बदलना भी चाहें एंड यू वांट टू रिवोक दैट रिलिंक्विशमेंट डीड, तो इसके लिए जो बेनिफिशियरी है, जिसके पक्ष में उसका त्याग किया गया है, उसकी सहमति जरूरी है। अगर वह सहमति देगा तो यू कैन रिवोक योर रिलिंक्विशमेंट डीड। अगर उसकी सहमति नहीं होगी तो फिर किसी भी हालत में यू कैन नॉट रिवोक योर रिलिंक्विशमेंट डीड। तो इसलिए रिलिंक्विशमेंट डीड को बनवाने से पहले अच्छी तरीके से सोच समझ लेना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या रिलिंक्विशमेंट डीड को चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके बस कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड हैं जिस पर रिलिंक्विशमेंट डीड चैलेंज हो सकता है। इसका पहला ग्राउंड है फ्रॉड, दूसरा मिसरिप्रेजेंटेशन एंड थर्ड बाय फोर्स। यानी कि रिलिंक्विशमेंट डीड बाय फ्रॉड बनवा लिया गया हो, या किसी मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा बनवा लिया गया हो, या फिर किसी भी व्यक्ति से बाय फोर्स रिलिंक्विशमेंट डीड को बनवाया गया हो। यही 3 ग्राउंड हैं जिस पे रिलिंक्विशमेंट डीड को आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको अपना रिलिंक्विशमेंट डीड रिवोक करना हो विद परमिशन ऑफ योर को-शेयरर, उस परिस्थिति में, या फिर उसे कोर्ट में चैलेंज करना हो ऑन 3 ग्राउंड्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, बाय फोर्स और बाय फ्रॉड, हर हालत में वह रिवोकेशन या चैलेंज जो है वह रिलिंक्विशमेंट डीड बनने के 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आपको रिलिंक्विशमेंट डीड रिवोक करना हो या फिर उसे चैलेंज करना हो, उसका लिमिटेशन पीरियड जो हमारे कानून में है वह है 3 साल। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट आपने जाना कि पैटर्नल प्रॉपर्टी में मिले अपने हिस्से को त्यागने का सबसे आसान और कानूनी रास्ता है रिलिंक्विशमेंट डीड, जिस डीड के द्वारा आप पैटर्नल प्रॉपर्टी में मिले अपने हिस्से को त्याग सकते हैं इन फेवर ऑफ अदर को-शेयरर्स। यह बहुत ही जरूरी है, जो व्यक्ति अपने हिस्से का त्याग कर रहा है उसके लिए भी, और जिसके फेवर में त्याग किया जा रहा है उसके लिए भी, क्योंकि कानूनी रूप से त्याग करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति से मुक्त हो जाएगा और जिसके फेवर में किया जा रहा है वह व्यक्ति भी कानूनन उस संपत्ति का हकदार हो जाएगा। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।